हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीसीए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड दिस इज़ द फोर्थ हेड ऑफ द टोटल इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कैपिटल गेन के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक सा मीनिंग समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई रेसिडेंशियल हाउस है या लैंड है या फिर आप ऐसा कहें कि शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स हैं या फिर ज्वेलरीज़ हैं, इनको जब हम लोग बेचते हैं और इसको बेचने से अगर कोई फ़ायदा होता है तो उसी फ़ायदे को इनकम टैक्स में कैपिटल गेन कहा जाता है। हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एसेट्स है जिनको बेचने से हमें कैपिटल गेन होता है, कब कोई कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है और कैपिटल गेन पे टैक्स कितना लिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि टैक्स लेने का बेस क्या है, आधार क्या है, मतलब चार्जिंग सेक्शन, कि इनकम टैक्स कैसे करके कैपिटल गेन पे टैक्स लेता है। तो इसके लिए हम लोग एक चार्जिंग सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफ़र। अगर ट्रांसफ़र का नॉर्मल सा मतलब समझे तो इसका मतलब होता है सेल करना ऑफ अ कैपिटल एसेट्स। अगर आप कोई कैपिटल एसेट्स को सेल करते हैं तो शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर में अगर कोई कैपिटल एसेट्स को आप सेल करते हैं और उस सेल करने से अगर कोई फ़ायदा होता है, उसी फ़ायदे को हम लोग कैपिटल गेन बोलते हैं और वो कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा उसी प्रीवियस ईयर में, अनलेस सच कैपिटल गेन इज़ एग्जेम्प्ट। मतलब कुछ ऐसे कैपिटल गेन हैं जो एग्जेम्प्ट भी होते हैं। तो एग्जम्पशंस जो हैं वो अंडर सेक्शन 54 बी डी ई सी और डबल ई एफ वगैरह में गिवन है। यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस को फॉलो करने होते हैं, तब जाकर हमारे कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होते हैं, जिनको हम लोग चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि दो कीवर्ड अभी निकल कर आए थे डेफिनेशन से, एक तो कैपिटल एसेट्स निकल कर आया था और एक ट्रांसफ़र। तो पहले हम लोग कैपिटल एसेट्स के बारे में जान लेते हैं कि कैपिटल एसेट्स एग्जैक्टली कहते किसको है। तो देखिए, कैपिटल एसेट्स का जो डेफिनेशन है वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मतलब सभी चीज़ें कैपिटल एसेट्स है। एंड बी पार्ट में लिखा हुआ है कि एनी सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी उनके पास जो सिक्योरिटीज़ होगा वो भी। लेकिन कुछ चीज़ों को कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन से साफ साफ बाहर कर दिया गया, जैसे कि स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, रूरल एग्रीकल्चर, लैंड हो गए और कुछ बॉन्ड्स हैं। बट आप देखेंगे जो एरो लगा हुआ है कि ये पर्सनल इफेक्ट के डेफिनेशन से स्पेसिफिकली अलग किया गया। मतलब ज्वेलरीज या आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन या ड्राइंग्स लगते तो पर्सनल इफेक्ट ही हैं, लेकिन इनको स्पेसिफिकली इनके डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया। इसका ये मतलब हुआ कि ये लगते भले ही पर्सनल इफेक्ट की तरह हैं, बट ये कैपिटल एसेट्स हैं, ये कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन में आते हैं। मतलब इनको अगर हम बेचेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो हमारा पर्सनल इफेक्ट है। पर्सनल इफेक्ट का नॉर्मल मतलब ये हुआ कि ऐसी एसेट्स जिसको आप पर्सनली यूज कर रहे हैं, जैसे कि कार हो गया, बाइक हो गया, तो इन चीज़ों को बेचने से हमें कोई कैपिटल गेन होता नहीं है, मतलब टैक्स हमें देना नहीं पड़ता जो पर्सनली हम यूज कर रहे हैं वो। अगर हम लोग बात करें कि कैपिटल एसेट्स होते कितने तरह के हैं, तो दो तरह के होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म। और ये कॉमन सी बात है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को अगर आप बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। हम लोगों को अब ये समझना होगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता कैसे है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन समझ लेते हैं अच्छे से, और जो शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन में नहीं आएगा वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 क्लॉज ए में, या आप ऐसे कैपिटल ए में गिवन है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी कैपिटल एसेट्स है जिसको असेसी अगर 36 महीनों तक अपने पास रखता है और उसके बाद अगर बेचता है तो लॉन्ग टर्म होगा। मतलब 36 महीनों से कम में बेच देगा तो शॉर्ट टर्म होगा, या 36 महीनों तक बेच देगा तो शॉर्ट टर्म होगा। ये 36 महीने जो हैं वो 12 महीने और 24 महीने में भी बदल गए हैं। तो कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनके लिए ये 12 महीने हैं और कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनके लिए 24 महीने हैं। जैसे आप देखिए कि शेयर्स हैं जो अनलिस्टेड हैं और लैंड एंड बिल्डिंग है, इनको अगर आप 24 महीनों तक में बेचेंगे तो इससे जो फ़ायदा होगा वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। लेकिन अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, उनको आप 24 महीने से ज़्यादा रखने के बाद बेचेंगे तो फिर जो फ़ायदा होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। मान लीजिए कोई रेसिडेंशियल हाउस है मेरे पास और उसको मैं 25वें महीने में जाके बेचूँ, तो इसका मतलब मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है ट्रांसफ़र। इस ट्रांसफ़र का पूरा डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम में, बीकॉम के एग्ज़ाम में जनरली लिखने के लिए आते हैं।
तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इतना ही आप याद कर लीजिए और उसी को आप क्या कीजिए वहाँ पर एग्ज़ाम में लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ट्रांसफ़र का पहले ही मतलब मैंने समझाया कि इसका मतलब होता है सेल, लेकिन अगर हम इसका पूरा डिटेल मीनिंग सीखना चाहें तो बहुत लंबा चौड़ा निकल कर आएगा, क्योंकि एक एक क्लास जो होती है कैपिटल गेन की अगर बड़े लेवल पे बात करें तो वो 4-4 5-5 घंटे की होती है। अगर मैं बात करूँ कि केवल ट्रांसफ़र सीखना है तो इस पे भी हमें 2-3 घंटे लग जाएंगे। पूरा डिटेल अगर डिस्कशन करें तो इतना अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीकॉम में इतने बड़े लेवल पे कुछ आता नहीं है। तो आप बस ट्रांसफ़र का डेफिनेशंस वगैरह पूरा याद कर लेना। अगर हम लोग बात करें कि कैपिटल गेन निकालेंगे कैसे, मतलब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये जो अभी आपके स्क्रीन पे है, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है तो आप ये फॉर्मेट बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, फिर सेल्स कंसिडरेशन, मतलब जितने में आपने बेचा है वो खर्चों को माइनस कर देंगे, बेचने में जो खर्च हुए एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र माइनस करने के बाद नेट सेल कंसिडरेशन, और फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब जो आपने खरीदने में खर्च किया था वो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर ग्रीन कर दिया मैंने, यहाँ पर इंडेक्सेशन होता है। आपने जितने में ख़रीदा था एसेट्स, उस एसेट्स का इंडेक्स प्राइस निकल कर आएगा। इंडेक्स का मतलब थोड़ा सा प्राइस को बढ़ा देते हैं वहाँ पर। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के केस में ऐसा होगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो फॉर्मेट है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के समय आपको इस्तेमाल करना है। अगर हम लोग बात करें कि टैक्स कितना लगता है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगता है, तो अगर आप डिटेल पढ़ना चाहें तो आप बुक में पढ़ लीजिएगा। लेकिन वैसे नॉर्मली आपको याद रखना है शॉर्ट टर्म पे 15% और लॉन्ग टर्म पे 20% है। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दिखाता हूँ और इस क्वेश्चन से मैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे कैपिटल गेन के क्वेश्चंस को। तो वो देखिए, जैसे मिस्टर ए है, इसने परचेज किया एक रेजिडेंशियल हाउस 1/4/2017 को 20 लाख रुपए में, और उन्होंने 30/6/2018 को इस हाउस को 35 लाख में बेच दिया, और उनको बेचने पे जो खर्च हुआ है वह है 50,000 का। तो आप कैपिटल गेन निकालिए। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर जो है वो 1/4/2018 मतलब 18-19 प्रीवियस ईयर लिया हुआ है। तो इसको कैसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स को हम लोग यूज करेंगे वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कैपिटल एसेट्स कौन सा है। तो आप देखिए कि इसमें कैपिटल एसेट जो है वो रेजिडेंशियल हाउस है। फिर आपको याद करना है 36 महीने, 12 महीने या 24 महीने। तो लैंड एंड बिल्डिंग का था, यानी रेजिडेंशियल हाउस के केस में 24 महीने आपको अगर याद हो पुराना तो आप देख सकते हैं। अगर 24 महीनों से कम है तो ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा, और अगर 24 महीनों से ज़्यादा है तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग, यानी कि इस घर को कितने दिनों तक हमने इस्तेमाल किया उसके बाद बेचा, वो पीरियड अगर 24 महीनों से कम है तब तो ये शॉर्ट टर्म होगा, लेकिन अगर 24 महीनों से ज़्यादा है तो फिर ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। जैसे पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो इस हाउस को 1/4/2017 को ख़रीदा गया था और बेचा गया था 30/6/2018। तो ये इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग हुआ, मतलब कितने दिनों तक हमने उस हाउस को अपने पास रखा और उसके बाद बेचा। तो 1/4/2017 से हम लोग 30/6/2018 तक कितने महीने होते हैं ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 17-18 अगर हम लोग देखें तो 12 महीने हो गए, और 18-19 प्रीवियस ईयर में अगर हम लोग देखें तो केवल 3 महीने होते हैं। जैसे 30/6 है तो अप्रैल, मई और जून हो जाएगा, तो 3 महीने होंगे। तो टोटल जो हैं वो हो जाएंगे 15 महीने। अगर आप देखिए ठीक से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये टोटल हो गया 15 महीने। अब आप देखिए 24 महीनों से कम है पीरियड ऑफ होल्डिंग, इसका ये पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो 24 महीनों से कम है, तो इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है, यानी इस पे जो गेन होगा वो हम लोगों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो इसका फॉर्मेट कैसे करके बनाएंगे अभी मैंने आपको दिखाया था वैसे ही। तो अब मैं रफली आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। ऊपर हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, और फिर आपका जो असेसमेंट ईयर होगा वो आप नीचे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ठीक कर लूँ यहाँ पर। तो देखिए ऊपर आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, एंड देन आप नीचे, इसके नीचे जो भी आपका असेसमेंट ईयर होगा वो आप लिखिएगा। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं बस आपको ना एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैपिटल गेन के क्वेश्चन जिससे आपसे ना सॉल्व हो जाए थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करने के बाद। मतलब एक प्रॉपर वे में मैं आपको कैपिटल गेन चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, ये चैप्टर बहुत बड़ा है,
फिर भी मैंने एक वीडियो बहुत छोटा और मेन चीज़ों को कवर करके बनाया ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाए और आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप कैपिटल गेन चैप्टर पे सेल्फ स्टडी कर सकें। तो उस मोटिव से मैंने ये वीडियो बनाया। चलिए आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेल्स कंसिडरेशन। तो सेल्स कंसिडरेशन का मतलब हमने बेचा कितने में, उसको हम लोगों को लिखना है सबसे पहले। जैसे हम लोगों ने 35 लाख में बेचा तो वो लिखेंगे। फिर आप उसमें से माइनस कर सकते हैं क्या, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र, मतलब आपको बेचने में जो खर्चा होता है वो आप सेल प्राइस में से माइनस कर सकते हैं। तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र जो है आप क्वेश्चन में देखिए 50,000 गिवन है तो वो आप माइनस कर दीजिए। फिर आपके पास आ जाएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन जो कि 34,50,000 होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे नेट सेल्स कंसिडरेशन। अब आपने घर ख़रीदा कितने में था, मतलब यहाँ पे मिस्टर ए है तो मिस्टर ए ने घर ख़रीदा था 20 लाख में, तो इसमें से 20 लाख माइनस कर दीजिए। तो जो घर हम लोग ख़रीदते हैं यानी परचेज प्राइस जो होता है हम लोगों का, या जो भी एसेट्स हम लोग ख़रीदेंगे तो उसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यानी कि इस क्वेश्चन में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो है 20 लाख, ये है परचेज प्राइस। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 20 लाख रुपये माइनस कर दो और फिर जो हमारे पास गेन आएगा उस गेन को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो आई होप आपको एक फॉर्मेट तो समझ में आ गया कि कैपिटल गेन के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। लेकिन अगर यही एसेट्स लॉन्ग टर्म होता तो फिर हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लिखते, यहाँ पर हम लोग लिखते इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसको भी अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको बहुत सारा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल गेन चैप्टर बहुत बड़ा है। वैसे एग्ज़ाम बीकॉम के लेवल में जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं आता। हाँ, सीए के एग्ज़ाम में या फिर अदर एमबीए के एग्ज़ाम सब में थोड़ा सा आता है ज़्यादा, बट बीकॉम के एग्ज़ाम में कैपिटल गेन पे एक नॉर्मल ही क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं आता। ऑनर्स में आता है फिर, लेकिन पास वगैरह सब में उतना ज़्यादा नहीं आता। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 14,50,000 रुपये हो गया। एक और भी बात को अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सेक्शन 48 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि जब कभी भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन है उसको आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है इंडेक्स करके। ऐसे ही अगर इम्प्रूवमेंट भी किया है आपने किसी एसेट्स में, मतलब पहले लैंड लिया था फिर उस पर घर बनाया, तो वो जो घर बनाया उसको इम्प्रूवमेंट बोलेंगे, तो उसका भी इंडेक्सेशन आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को आप इंडेक्स नहीं कर सकते, तो वो मैंने नोट्स आपको दे दिया है। ये नोट्स आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इसको अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट ये नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था वही क्वेश्चन है। इसमें मैंने परचेज का डेट थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि जो एसेट्स है वो लॉन्ग टर्म हो जाए। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए कि मिस्टर ए ने परचेज किया एक रेजिडेंशियल हाउस 1/4/2013 को 20 लाख रुपए वही है, और उसने घर को बेच दिया 30/6/2018 को 35 लाख में। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र मैंने 50,000 ही लिया है। बट आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जो है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पार्ट आ गया। अब यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर जो है वो 2018-19 ही है। तो हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। नेचर ऑफ एसेट जो है वो रेजिडेंशियल हाउस ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग जैसे अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 24 महीने से ज़्यादा है, क्योंकि हमने जो इस क्वेश्चन में जो घर खरीदा गया है वो 1/4/2013, तो 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17, तो इस तरीके से देखा जाए तो 2 साल से ज़्यादा है, मतलब 24 महीने से ज़्यादा है। तो ये जो है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, अर्थात अगर हम लोग इस पे गेन निकालेंगे तो जो गेन निकलेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें फॉर्मेट बना लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, एंड देन उसके नीचे आपको लिखना है फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी आपका है असेसमेंट ईयर वो। मैं उस लाइन को स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर, और हम लोग इसमें अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखते हैं। बट अभी आप देखना इसको, क्योंकि इसमें ना इंडेक्सेशन में आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे करके इंडेक्स किया जाता है। इंडेक्सेशन का एक टेबल होगा जो आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है, या फिर क्वेश्चन के नीचे में ही आपको इंडेक्स रेट दिया जाएगा, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। आप अभी सॉल्यूशन देखिए इसका ध्यान से, तो फिर आपको ये समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग जैसे सेल्स कंसिडरेशन लिखेंगे, तो हम लोगों ने जो हाउस बेचा है वो है 35 लाख का, 35 लाख। सेल कंसिडरेशन का मतलब सेल प्राइस हो गया। फिर हमें बेचने में जो खर्च हुआ वो हम माइनस कर सकते हैं। तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र, ये भी क्वेश्चन में साफ साफ गिवन होता है कि कितना हमें खर्च हुआ है बेचने में,
उसको हम लोगों ने माइनस कर दिया यहाँ पर। तो हमारे पास जो नेट सेल्स कंसिडरेशन आया वो 34,50,000 हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ नेट सेल्स कंसिडरेशन। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन था, जिसमें हम लोगों ने लिखा था लेस कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा कि इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन आप लिखिएगा। तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म होता तो हम केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज प्राइस, और इंडेक्स कर दिया मतलब परचेज प्राइस को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एक लेवल में लेकर आते हैं। और ये जो टेबल अभी आपके सामने आया है यही टेबल आपको एग्ज़ाम में दिया भी रहेगा, या फिर केवल आपके काम का इंडेक्स अमाउंट दिया रहेगा। तो आप इंडेक्सेशन टेबल कैसे करके लिखेंगे वो देखिए। जो प्रीवियस ईयर का है, जैसे हमारा प्रीवियस ईयर 18-19 है, तो वो प्रीवियस ईयर का इंडेक्सेशन रेट्स ऊपर रहेगा, और जिस प्रीवियस ईयर में हमने घर को ख़रीदा था उस प्रीवियस ईयर का इंडेक्स रेट नीचे रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि करंट ईयर का इंडेक्स रेट ऊपर रहेगा हमेशा, और परचेज ईयर का इंडेक्स रेट हमेशा नीचे रहेगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो 25,45,454 के करीब आ रहा है। तो मैंने राउंड फिगर ले लिया, 450 कर दिया। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे LTCG। LTCG का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसे 9,04,550, तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आई होप ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म निकालना आ गया। बस आपको याद रखना है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के साथ इंडेक्सेशन होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के साथ इंडेक्सेशन नहीं होता। इंडेक्सेशन रेट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस में और एग्ज़ाम में हमेशा वो आपको गिवन रहेगा। बस आपको अपना प्रीवियस ईयर का इंडेक्सेशन हमेशा याद रखना। अगर आपका प्रीवियस ईयर 2018-19 है तो 280 होगा, और वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। प्रीवियस ईयर का इंडेक्सेशन का अमाउंट हमेशा ऊपर रहता है। इंडेक्सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ 2001 से, मतलब इसको रिवाइज कर दिया गया है 2001 से। तो अगर कोई एसेट 2001 से पहले ख़रीदा गया है तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप परचेज प्राइस का इंडेक्सेशन कर सकते हैं या फिर फेयर मार्केट वैल्यू का इंडेक्सेशन कर सकते हैं। तो किसका इंडेक्सेशन करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, जो दोनों में ज़्यादा होगा। जैसे मेरे एग्जांपल में 3.5 लाख ज़्यादा है, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो फेयर मार्केट वैल्यू का ही इंडेक्सेशन करेंगे। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि इंडेक्सेशन टेबल जो है वो 2001 से गिवन रहता है। तो अगर कोई एसेट 2001 से पहले ख़रीदा गया है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप परचेज प्राइस का इंडेक्सेशन कर सकते हैं, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू जो 1/4/2001 को था उसका भी इंडेक्सेशन कर सकते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, और एक बार बुक में भी थोड़ा सा ये बात पढ़ लीजिएगा। हम लोग ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। उसमें अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इम्प्रूवमेंट का भी इंडेक्सेशन होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं इम्प्रूवमेंट वाला भी लेकर आया हूँ। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि हमने बीच में हो सकता है घर को थोड़ा सा और आगे बनाया हो, एक फ्लोर है तो हमने उसको डबल फ्लोर कर दिया होगा, तो उसकी को हम लोग इम्प्रूवमेंट कहते हैं। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन में मिस्टर ए ने एक हाउस ख़रीदा था 28/6/2005 को 4,10,000 रुपये में, और 10,000 रुपया रजिस्ट्रेशन का दिया। तो जो कॉस्ट है वो 4,20,000 रुपया हो जाएगा। इस घर को इन्होंने बेच दिया है 20/10/2018 को 25 लाख में। तो सेल कंसिडरेशन हो गया 25 लाख, उसमें से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र आप माइनस कर देंगे, फिर निकल कर आएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन। एंड देन ये जो नेट सेल कंसिडरेशन है, चूँकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है इसीलिए हम लोग इसका इंडेक्स करेंगे, तो इसीलिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे। तो देखिए जनरली गलती होती है इस क्वेश्चन में कि हम लोग 4,10,000 का इंडेक्स कर देते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि 4,20,000 का इंडेक्स करना है, क्योंकि जो खर्चे होते हैं खरीदते समय वो भी एक प्रकार का कॉस्ट ही है, कैपिटल नेचर का ही है। तो 4,20,000 इंटू में इंडेक्स जो करंट ईयर का है 280 है, और परचेज ईयर का इंडेक्स जो है वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 117। इसी तरीके से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी आप माइनस करेंगे। तो देखेंगे आप क्वेश्चन को ध्यान से कि दोनों को मैं माइनस कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी माइनस कर रहा हूँ और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का भी इंडेक्सेशन करके माइनस कर रहा हूँ। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद फिर जो आएगा वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आप इस सॉल्यूशन को एक दो बार और आप देख लीजिएगा वीडियो को रोक कर, तो समझ में आ जाएगा आपको। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसी हमारी कैपिटल गेन है जो एग्जम्प्ट होती है, या फिर एग्जम्पशंस हमें कैसे मिलते हैं। देखिए अगर हम लोग एग्जम्पशन की बात करें तो दो तरह के एग्जम्पशंस हैं।
एक एग्जम्पशन जो है वो सेक्शन 10 में गिवन है और एक एग्जम्पशन जो है सेक्शन 54 के सर्कल में कवर्ड है। तो जो सेक्शन 10 का एग्जम्पशन है वो मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, तो उसमें आप देख सकते हैं। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ज़्यादा सेक्शंस की नहीं, केवल एक ही सेक्शन में अभी डिस्कस करूँगा, एक आइडिया लग जाएगा तो फिर आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। जैसे सेक्शन 54 है, 54B है, 54D है, उसके बाद 54EC है, उसके बाद 54F है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, 54EE भी है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो इस चैप्टर में कवर होते हैं। बट अगर हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो एक सेक्शन 54 है जो आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। उसके बाद एक सेक्शन 54B है जिसके आने के चांसेस थोड़े से रहते हैं, और एक सेक्शन 54F है। बीकॉम लेवल पे जनरली यही 3 सेक्शन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। बाद बाकी सेक्शंस भी आप पढ़ लीजिएगा, बट अगर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है तो सेक्शन 54, 54B और 54F को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और ज़्यादा तो 54 ही आता है। तो मैं सेक्शन 54 आपको पूरा का पूरा अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, सेक्शन 54 में एग्जम्पशन केवल और केवल इंडिविजुअल और HUF को ही मिलती है, मतलब कंपनी फर्म्स को नहीं मिलती है। इसमें है क्या कि अगर आपके पास कोई रेसिडेंशियल हाउस है और ये रेसिडेंशियल हाउस आपने 24 महीनों से ज़्यादा अपने पास होल्ड करके रखा है, मतलब ये आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इसको बेचा तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, मतलब LTCG हुआ। अब उस गेन से आपने क्या किया, अगर कोई नया घर खरीदा तो वो गेन आपका जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने घर को 50 लाख में बेचा एंड ये सेल कंसीडरेशन है 50 लाख, लेकिन 50 लाख में घर को बेचने से मुझे केवल 30 लाख का ही फ़ायदा हुआ, तो मुझे 30 लाख का नया घर खरीदना है, मतलब 30 लाख तक का नया घर खरीदना है। ये 30 लाख इन्वेस्ट करना है। गलती हम लोग ये करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि 50 लाख जो बेचा उसको खर्च करना है। तो अगर हम नया घर खरीदेंगे तो 30 लाख का नया घर खरीदेंगे या 30 लाख तक रुपए का नया घर खरीदेंगे। इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट है, 2 करोड़ का कॉन्सेप्ट है, कि अगर आपकी कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तो आप 2 घर खरीद सकते हैं, लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा है तो केवल आप एक ही घर खरीद सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, अंडर सेक्शन 54 केवल इंडिविजुअल और HUF को छूट मिलती है। इसमें करना क्या है कि अगर आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस बेचा है और उससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो फिर उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अगर आप कोई नया रेसिडेंशियल हाउस खरीदते हैं तो फिर आपको उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं देना है। ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तो आप 2 घर खरीद सकते हैं। इसकी कुछ और भी शर्तें हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे जो नया घर खरीदेंगे वो कब खरीद सकते हैं, तो जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र है, मतलब जिस तारीख को आपने घर बेचा है उस तारीख से 2 साल के अंदर या फिर 3 साल के अंदर या फिर उस तारीख से 1 साल पहले। तो ये 3 डेट आप ध्यान रखिएगा। 2 साल जो यहाँ पर आप देखिए कि ये बिफोर है, ठीक है ना, 1 साल पहले, मतलब आप 1 साल पहले या तो घर खरीद सकते हैं एडवांस में, या बेचने के 2 साल तक खरीद सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो आपको घर 3 साल के अंदर बनाकर तैयार करना है। अगर इस बीच में आपको पैसा रखना है, मतलब कैपिटल गेन का जो पैसा है वो रिटर्न भरने तक अगर आपने खर्च नहीं किया है इनमें, तो फिर ये पैसा आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करके रखना पड़ेगा। तो सेक्शन 54 में एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। इंडिविजुअल HUF, रेसिडेंशियल हाउस को बेचने से फिर से आपको एक रेसिडेंशियल हाउस को ख़रीदना है, एंड देन आपको कब कब ख़रीदना है, तो 1 साल पहले भी ख़रीद सकते हैं या फिर 2 साल बेचने के 2 साल तक खरीद सकते हैं, और अगर कंस्ट्रक्शन है तो वो 3 साल तक आपको कंप्लीट करना है। लेकिन जो नया घर है उसको आप 3 साल तक बेचेंगे नहीं। अगर आप बेच देंगे तो फिर जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ था वो फिर आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो जाएगा। मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि मिस्टर एक्स है, इन्होंने जो घर खरीदा हुआ है वो आप देखेंगे 2001 से पहले का घर है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेल कंसिडरेशन है क्वेश्चन में वो आप देखेंगे ध्यान से, तो 38 लाख है। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र चूँकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो फिर नेट सेल कंसिडरेशन 38 लाख ही हो जाएगा। एंड देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 12,50,000 का घर हो गया था, ख़रीदा था, तो 280 करंट ईयर ऊपर रहेगा। और 1/4/2000 से पहले का घर है
तो 1/4 अगर 2000 से पहले का घर है तो फिर 100 ही होता है उसका, 100 से कम का इंडेक्सेशन हो नहीं सकता। एंड देन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी इसमें से आप माइनस करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही हुआ था, इसीलिए कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सेम ही रहेगा। मतलब आप चाहें तो 50,000 इंटू में 280/280 लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आएगा 50,000 ही। और फिर जो आया वो आप इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखिए इन्होंने जो एक नया घर खरीदा है वो कितने का है, तो वो 4 लाख का है, और इनको जो गेन हुआ था वो केवल 2.5 लाख का ही हुआ था। तो पूरा का पूरा जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। किस सेक्शन के तहत, तो अंडर सेक्शन 54, क्योंकि मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है, कोई कंपनी या फॉर्म है नहीं, तो ये पूरा का पूरा इनका एग्जेम्पशन हो जाएगा। तो आप इस सॉल्यूशन को 1-2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही कुछ और भी सेक्शंस हैं, जैसे अभी मैं कुछ सेक्शंस के बारे में बता देता हूँ। अब आपको आइडिया लग गया होगा तो आप ऐसा कीजिएगा, बुक से थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी बता दी हैं, बट आप थोड़ा सा बुक को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए सेक्शन 54B में भी इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही छूट मिलती है। यहाँ पर जो है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, मतलब रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेचने से तो कोई टैक्स ही नहीं देना होता। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, जो शहरी एरिया में जो एग्रीकल्चर लैंड है, अगर आप उनको बेचते हैं तो उस पर जो गेन होता है उस गेन से फिर से आपको एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदना है। यहाँ पे जो पीरियड है वो आप याद रखिएगा 2 साल का है। जैसे वहाँ पे पीरियड था 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे केवल 2 साल है। मतलब 2 साल पहले से आपको लैंड को यूज भी करना है और नया लैंड भी आप 2 साल के अंदर आपको ख़रीदना है। तो इस सेक्शन को भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ख़ास बात यह है कि इन तीनों सेक्शंस में जो है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही केवल छूट मिलती है। सेक्शन 54F को भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही छूट मिलता है। यहाँ पर किसी भी एसेट्स को बेचना है और उसको बेचने से अगर कोई कैपिटल गेन होती है तो जो नई कैपिटल एसेट्स खरीदने हैं वो होना चाहिए रेसिडेंशियल हाउस। तो 54 में घर बेच के घर खरीदते थे, यहाँ पर कुछ भी हम बेच सकते हैं, कोई भी कैपिटल एसेट बेच सकते हैं और बदले में हम लोगों को घर ही खरीदना है। मतलब घर बेच के घर नहीं खरीदना है, वो ध्यान रखिएगा, वो सेक्शन 54 में कवर होता था। यहाँ पर जब हम नया बाई करेंगे तो वो हमारा घर ही होना चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए, बट एसेट्स कोई सा भी होना चाहिए, एनी एसेट्स होना चाहिए अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है छोटे से में। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड आज इतना ही करते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उन डाउट्स को दूर कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।